सुकून क़ल्ब में ले आया शाह मर्दां से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्यारे नाज़रीन, आज हुसैनी चैनल पर एक अज़ीम शख्सियत हमारे दरमियान में है, जिनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कि जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू आज नहायत ज़रूरी है, तो उनसे पहले हम जान पहचान करेंगे। उसके बाद अपनी गुफ्तगू को बहुत ही मुफीद और मुख्तसर वक्त में हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मिर्ज़ा अस्करी हुसैन साहब, आज हुसैनी चैनल पे हम आपका इस्तक़बाल करते हैं, खुशामद गोई कहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप अपना तारुफ़ पेश कीजिए। मैं आपके हवाले करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिही। मैं सबसे पहले आपका और हुसैनी चैनल का और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे लिए मौका फ़राहम किया और मुझे चंद लम्हे आपके सामने रूबरू होने की तौफ़ीक़ मिली। दूसरी माज़रत के साथ अपने नाज़रीन के साथ भी, क्योंकि मौसम के बदलाव के सबब कुछ आवाज़ नासाज है, लेकिन कोशिश करूँगा कि अपने वक्त में अपनी बात को पहुँचा सकूँ। हक़ीर को मिर्ज़ा अस्करी हुसैन कहते हैं और मेरा वतन और मेरी जाए पैदाइश व जाए तरबियत व परवरिश कलकत्ते में मटिया बुर्ज है। मैं मग़रिबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हमारे अजदाद ने मुद्दतों वहाँ खिदमत अंजाम दी। वाजिद अली शाह साहब जब लखनऊ से कूच करके कलकत्ते गए तो मटिया बुर्ज आबाद किया था, तो हमारे दादा के वालिद उनके हमराह यहाँ से गए थे। उनका इसमें गिरामी मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन मुफ्ती साहब अल्लाह मक़ामहू, ये हमारे दादा थे, जो मग़रिबी बंगाल की एक जानी मानी शख्सियत, और हल्क़े उलमा में आज भी अगर हमारा कहीं एहतराम बुज़ुर्गों के दरमियान होता है तो ये हमारे दादा की याद है कि जिनके सबब लोग, हमारे बुज़ुर्ग जो जिन्होंने उनका वक्त और वो ज़माना देखा है, तो उनकी शफ़क़तें आज भी हमारे शामिल हाल होती हैं। अल्लाह हमारे जद और तमाम उलमा इकराम जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी खिदमत है कौम व मिल्लत के लिए, उनके रूह के दर्जात को बुलंद फरमाए। कलकत्ते में मेरी पैदाइश हुई, मैं वहाँ पला बढ़ा मटिया बुर्ज में, और इब्तदाई तालीम मेरी अंग्रेज़ी स्कूल में हुई। क्लास 10 तक मैंने अंग्रेज़ी स्कूल में तालीम हासिल की। फिर उसके बाद दिल्ली में एक मदरसा है जामिया अहले बैत, जनाब मौलाना काजी अस्करी साहब हमारे उस्ताद, अल्लाह उनको तूल उम्र अता फरमाए, उनका मदरसा है। मैंने वहाँ दीनी तालीमात का सिलसिला हमारा शुरू हुआ, और 6 साल का वो कोर्स था। वो पहला बैच था हमारा जो वहाँ तकरीबन 97 में शुरू हुआ था, तो वो पहले बैच का हिस्सा थे हम तकरीबन 12 तालिब इल्म थे उस पहले बैच में। तो वहाँ हमारी दीनी तालीमात इब्तदाई, और उसके बाद हम 2004 में क़ुम गए और वहाँ मास्टर्स के बाद PhD का एग्ज़ाम दिया, लेकिन आगे उसको कामयाबी हासिल हुई, सिलेक्शन हुआ, लेकिन बाज़ वजूहात के तहत वहाँ से हमारा PhD कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में महदूद बैरून हिंद ममालिक में खिदमत का भी मौका मिला, हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खिदमत का मौका मिला। मैं हिंदुस्तान के बाहर मेडागास्कर, मॉरिशस, बुरुंडी, अफ्रीकी ममालिक हैं ये। उसके बाद कुवैत, आज कुवैत में लगभग 8 साल से हूँ। एक मस्जिद है, मस्जिद शाबान, वहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। उर्दू ज़बान वाले जो वहाँ हमारे भाई हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के रहने वाले उर्दू ज़बान वाले, तो उनके साथ अभी मैं मजालिस, दुरूस व मकतब, इन सब इज्तिमाई दीनी खिदमत का सिलसिला उनके साथ है। और एक मस्जिद है जो अरबों की है, उनके साथ वहाँ उस मस्जिद में नमाज के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। ये हमारा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा बहरहाल
कौमों मिल्लत की फ़लाह के लिए भी हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और उसमें भी बहरहाल सही तलाश जारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खुदा हमें तौफीक अता करे कि इस तरह खिदमत को अंजाम दे कि हमारा खुदा भी हमसे राज़ी हो और हमारे इमाम ज़मान भी हमसे राज़ी हो। आगा 1446 हिजरी का ये शव्वाल का महीना है और शव्वाल के महीने में मुतअद्दिद वाक़यात और मुनासिबात जो बहुत ही अहम है और जिनका पैगाम हमारे कौम के जवानों तक पहुंचना निहायत ज़रूरी है। तो मैं इस हवाले से अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, जैसे कि रिवायत के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ भी शव्वाल में मिलती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तालीम के लिए या कहूँ इल्म की तशरीह के लिए और तशहीर के लिए जो आपने नुमायाँ किरदार अदा किया है, इस हवाले से आप मुख्तसर इशारा फरमा दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब से कबल एक मुक़द्दमतन एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि कौमों की बका, कौमों की आइडेंटिटी, उनका आइडियोलॉजिकल सर्वाइवल और उनकी इल्मी हयात, इज्तिमाई हयात और उनकी बका के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है उनका इल्मी एतबार से मुस्तहकम होना है। बेशक जो कौम इल्मी एतबार से मुस्तहकम है, तालीम के मैदान में मजबूत है और पेश रफ्ता है, तो वही कौम सर्वाइव कर सकती है। माज़रत चाहूँगा, हमारे उलमा जब इल्म के बारे में ज़ोर देते हैं तो हम कुछ लोग समझते हैं इल्म से मतलब शायद ये इल्म दीन कह रहे हैं और तालिब इल्म बनाने के लिए कह रहे हैं या मदरसों की अहिया के लिए। तो क्या यह इल्म से आपका मतलब सिर्फ इल्म दीन है या इल्म दुनिया भी है? नहीं, मैं इसकी वजाहत करता चलूँ। देखिए, हर वो इल्म जो कौम व मिल्लत की तरक्की में दखील हो, चाहे वो मजहबी दीनी इल्म हो या असरी तालीम हो, कौम व मिल्लत की तरक्की के लिए हर वो तालीम के जो कौम व मिल्लत का परचम बुलंद कर सके, हमारी मुराद यहाँ वो इल्म है। यानी हमारे डॉक्टर्स भी चाहिए, हमारी सोसाइटी को रन करने के लिए, एक कामयाब सोसाइटी के लिए कौन से अफराद चाहिए? एक कामयाब सोसाइटी के लिए मजहबी रहनुमा भी चाहिए। एक कामयाब सोसाइटी के लिए मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन और एक्सपर्ट्स भी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजीज़ में भी पेश रफ्ता दानिश्वर और उलमा की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ शोबे में आज जो इल्म के इतने शोबे निकल चुके हैं, हर शोबे में अगर कौमी एतबार से हमें तरक्की चाहिए है तो हर शोबे के इल्म के मैदान में हमें आगे आना होगा। और मैं अर्ज़ करता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि कौम का हर बच्चा मौलवी बन जाए, जिस तरह ये भी मुमकिन नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि कौम का हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, कौम का हर बच्चा इंजीनियर बन जाए। बल्कि जैसे मुल्की सतह पे आप देखते हैं, गवर्नमेंट जब सिलेक्शंस करती है तो गवर्नमेंट के पास हर साल कोटा होता है कि मुझे इस साल मेडिकल साइंस में इतने बच्चों को सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट सेक्टर में हमें मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग में इतने बच्चों को सेलेक्ट करना है, हमें मिसाल के तौर पे एजुकेशंस में एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट को इतने सेलेक्ट करना है, टीचर्स इतने सेलेक्ट करना है। मुख्तलिफ़ शोबाजात में गवर्नमेंट का जो सिलेक्शन और उसके एंट्रेंस होते हैं, बैंकों में XYZ जितने भी शोबाजात हैं, मैं सबको गिन भी नहीं सकता, हर शोबे में प्लान्ड होता है बाकायदा उनका पूरा स्ट्रक्चर, और उस प्लान्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक वो नॉमिनीज़ को और एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। मौलाना साहब, चूँकि हम असल मौजू से दूसरी जानिब न जाएं और चूँकि वक्त बहुत महदूद है, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस मैदान में क्या नुमाया किरदार अदा किया, इस पे थोड़ी सी बहुत अच्छी बात, मैं उसी तरफ ले जाता हूँ आपको। सिर्फ इस मुकद्दमे को उस बात से कनेक्ट कर दूँ जो मैंने आगाज़ किया था कि देखिए, कौम की आइडेंटिटी जो होती है उसके इल्म तालीम से होती है। बेशक अगर तालीमी मैदान में कौम ने तरक्की नहीं की तो वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, उसका चिराग बुझ जाता है। स्लोगन्स को लेके कभी कौम तरक्की नहीं करती है। छठे इमाम के ज़माने में इमाम की बारगाह में, आपके ओपन लेक्चर में, आपकी दरसगाह में जो शिरकत करते थे, अराउंड 4500 से लेकर 9000 तक स्टूडेंट्स की तादाद बताई जाती है। एक रावी कहता है कि कूफे की मस्जिद में मैंने देखा कि 9000 स्कॉलर्स बैक वक्त
ऐसे बैठे थे मस्जिद कूफा में जो सब कह रहे थे काला सादिक कालल बाकर, कि मैंने ये रिवायत मुख्तलिफ़ उलूम में इमाम बाकर और इमाम सादिक से सुनी है। ये किस वक्त हुआ आप जानते हैं? चौथे इमाम जब करबला से वापस आए मदीने, तो चौथे इमाम का एक स्टेटमेंट मिलता है, एक रिवायत मिलती है आपकी कि वमा बेबक्कता वल मदीनता अशरूना युहिब्बूना, मक्के और मदीने में 20 लोग ऐसे नहीं थे कि जो हमसे मोहब्बत करते। समझ रहे हैं? कितने लोग? 20 लोग। एक उसके बाद उस ज़माने में खौफ का आलम यह था कि कोई भी अपने आप को मज़हब अहले बैत से वाबस्ता करने की जुर्रत नहीं करता था। इस कदर खौफ बैठा था लोगों के दिलों में, लोग बिल्कुल दूर हो गए थे। अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो सरमाया करबला में कुर्बान हुआ था, उसके बाद एक बड़ा ज़ाया और नुकसान हुआ मिल्लत जाफरी को। लेकिन उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एक साइलेंट मूवमेंट की, एक स्ट्रेटजी चलाई, एक कवर्ड मूवमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कवर्ड मूवमेंट ऐसा चलाया कि जो आज कम्युनिटी जहाँ पहुँची है उसको तो मैं बाद में बताऊँगा, उससे पहले आप छठे इमाम और सातवें इमाम का ज़माना देखिए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने स्ट्रेटजी क्या अपनाई? लोगों के दरमियान में तालीम को राइज करने के लिए आपको ओपन लेक्चर्स की इजाज़त नहीं थी, आपको अपने शागिर्द आम तौर से तरबियत करने की इजाज़त नहीं थी, मस्जिदों में दर्स देने की इजाज़त नहीं थी। चौथे इमाम ने क्या किया? बाज़ारों से ग़ुलामों को ख़रीदा, उनकी तरबियत की, उनको अपना स्टूडेंट्स और अपना मुबल्लिग बनाया। बाज़ उलमा कहते हैं कि 60,000 से 1 लाख ग़ुलामों को आपने 34 से 35 साल के अरसे में ख़रीदा, तरबियत की और आज़ाद किया। हो सकता है आदत में मुबालगा हो, ठीक है, लेकिन ये ऐसा था। यानी 34 साल में करबला के बाद 60,000 to 1 लाख, ये वो आम स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि ये वो इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज़ थी कि जिनकी रूहानी, इल्मी और मानवी तरबियत की, ताकि कौम मुआशरे में जाके मुबल्लिग बन सके। उनके बाद पाँचवें इमाम ने दरसगाह कायम की। चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दरसगाह में फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह, हदीस, उलूम कुरान, तारीख़, तफसीर कुरान, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और XYZ उस ज़माने तक के मुख्तलिफ़ उलूम में शागिर्दों की तरबियत की। अच्छा, एक चीज़ और मैं इम्पॉर्टेंट अर्ज़ करता चलूँ। चौथे इमाम ने जो शागिर्दों की तरबियत की, और आपकी दर्स में जो लोग आते थे वो सिर्फ शिया नहीं थे, बहुत से ऐसे अहले सुन्नत हज़रात के भी स्कॉलर्स, और आपका ओपन लेक्चर होता था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सब आते थे। आपने बुलाया सबको, जनाब अबू हनीफ़ा, शहाब ज़ुहरी, ठीक है, ये ऐसी शख्सियतें, नामवर शख्सियतें, ये अहले सुन्नत हज़रात की बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, जिनको जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दर्स में तशरीफ़ लाए जी, और आपसे फैज़याब हुए। मतलब बाद में उन्होंने अपना मकतब बनाया, वो एक अलग मौजू है, लेकिन उन्होंने छठे इमाम से तरबियत हासिल की। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का सबसे एक अहम जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो ये कि मुख्तलिफ़ शोबे में एक्सपर्ट्स की तैयारी करना। क्योंकि देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर उसी वक्त बाकी रहता है, कोई भी तालीमी इदारा या मजहबी इदारा या मजहबी मकतब उस वक्त बाकी रहता है जब उसमें मुख्तलिफ़ शोबों में साहिबान नज़र मौजूद हो, एक्सपर्ट्स मौजूद हो, स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक्टरेट और प्रोफेसर लेवल के आला रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद हों, तब वो कम्युनिटी को लीड करें, वो कौम तरक्की करती है। छठे इमाम ने सबसे पहले मुख्तलिफ उलूम में एक्सपर्ट्स तैयार किए। केमिस्ट्री के बहुत मारूफ, और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, अलजेब्रा की बड़ी मारूफ शख्सियात, फ़िज़िक्स की, साइंस की मुख्तलिफ मारूफ शख्सियात की तरबियत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की बात। मिसाल के तौर पे फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? जाबिर बिन हय्यान। ये कौन है? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द, और मामूली शागिर्द नहीं हैं,
कि जिन्होंने पढ़ा नहीं, बाकायदा इल्म के साथ साथ रूहानी तरबियत याफ्ता शागिर्द छठे इमाम अलैहिस्सलाम के। इल्म हदीस में इमाम ने एक्सपर्ट, फ़िक़्ह में इमाम ने, तौहीद में इमाम ने, इल्म कलाम में इमाम ने एक्सपर्ट्स तैयार किए, मुख्तलिफ शोबे में इमाम ने एक एक शागिर्द इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का। बाज़ शागिर्द ऐसे हैं कि जिनके 30,000 रिसाले मिलते हैं। हाउ मच? 30,000, 30,000 रिसाले, और हर रिसाले में सैकड़ों की तादाद में, बाज़ में हज़ारों की तादाद में क़ाल सादिक़ क़ाल बाक़िर के नाम से रिवायतें कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ये कहा और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ये कहा। खूब, मैं ये क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ? उस दौर में हालात ये थे, ये हमारे आज के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन सबक है और अमायदीन के लिए भी एक बेहतरीन सबक है, ये गौर करने का मौजू है। उस दौर में आलम ये था कि कोई नुमाया तौर पर अपनी शिया आइडेंटिटी को शो नहीं कर सकता था, लोगों के नाम नफ़क़े बंद हो जाते थे। बहरहाल जो मज़ालिम तारीख़ में ढाए गए हैं वो सब जानते हैं, तमाम मुसलमान जानते हैं। छठे इमाम के गोया दौर में 2 हुकूमतों के ज़वाल और क़याम का दौर था। बनी उमैया का ज़वाल था, बनी अब्बास का क़याम था। उनको जो है वो इक़्तिदार मिला था 5वें और छठे इमाम के ज़माने में। लेकिन ये तमाम, और उनकी बनी उमैया और बनी अब्बास की आपसी खलिशां, आपसी टकराव, आपसी जंगें, जिसके सबब जो है बनी उमैया का ज़वाल हुआ और बनी अब्बास इक़्तिदार पे आए। मरवानी हुकूमत का ज़वाल बनी अब्बास ने बाकायदा पूरी तरह से सफाया किया, बनी अब्बास ने, और पूरे आलम इस्लाम ने इस्लामी ममलकतों पे, बहरहाल आपका तारीख़ शोबा भी आप इस पे बेहतर तसल्लुत रखते हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया। ऐसे हालात में दोनों हुकूमतें, चाहे वो बनी उमैया की हों, मैं बग़ैर किसी तासुब, बग़ैर किसी कमेंट्स के इस पर तारीख़ी हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, जो माहिरीन तारीख़ हैं वो इसको बेहतर देखेंगे कि चाहे वो बनी अब्बास है या बनी उमैया, दोनों ही ने शियों पे ज़्यादती में कसर ना छोड़ी। शियों के घर वीरान करने में, उनके कत्ल व गारत में कसर ना छोड़ी। एक बहुत बड़ा सफ़ाक मशहूर था बनी उमैया में, हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी, जिसने 1,25,000 शियों का खून बहाया। उसके लिए जब तक एक दिन किसी शिया का खून नहीं करता था, उसे चैन नहीं मिलता था। मैं जो पॉइंट देना चाह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, उसके लिए एक मिसाल ज़रूर दूंगा। एक गूगल में हमारे बच्चे बड़े सभी इसको सर्च करेंगे, एक जानवर है, एक परिंदा है जिसका नाम है एलिफेंट बर्ड। एलिफेंट बर्ड को तकरीबन 8,000 साल पहले, या मैंने तकरीबन 10 से 15 साल पहले किसी आर्टिकल में हिंदुस्तान टाइम्स के इसको पढ़ा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के, इस पर देखिएगा एलिफेंट बर्ड। एलिफेंट बर्ड को एक परिंदा है, इसको एलिफेंट बर्ड इसलिए कहा जाता था कि इतना मजबूत होता था कि अपने पंजे में हाथी के बच्चे को उठा लेता था। लेकिन इसका इतना शिकार हुआ, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं कि जो मुनक़रिज़ हो गए, जिनका असर ख़त्म हो गया। आज जिनके फॉसिल्स पाए जाते हैं, जिनके अंडे आज भी जंगलों में बहुत सारे स्कॉलर्स, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए जो जुरासिक पार्क जो मूवी बनी, जिसका मसलन जो ओरिजिन बताया गया यही फॉसिल्स और यही अंडे बताए गए डायनासोर्स के। एनी हाउ, तो एलिफेंट बर्ड का इतना शिकार हुआ कि वो एलिफेंट बर्ड आज ख़त्म हो गया, आज उसके एलिफेंट बर्ड के आसार नहीं पाए जाते। ऐसे बहुत से कीड़े जानवर हैं जिनके शिकार होते गए और वो ख़त्म होते गए। एलिफेंट बर्ड का जितना शिकार हुआ और उसे ख़त्म किया गया, उससे कहीं ज़्यादा इन 14 सदियों में शियों का शिकार हुआ है। मोर देन मिलियंस, फ्यू मिलियन जो है वो इराक़ में अभी इस दौर में गुज़िश्ता 10 सालों में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, ईरान में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में शिया मारे गए। लेकिन ये कौम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हत्ता आखिरी इमाम की ग़ैबत तक बड़ी तादाद में मारे गए। इतना मारे जाने के बाद भी, गारा दीवारों में चुन दिए गए, उसके बाद भी आज ये कम्युनिटी, आज ये मकतब अपनी आबोताब के साथ बाकी है। ये एक करामत और मौजज़े से कम नहीं है, उसके साथ साथ दुआ इमाम ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ सबसे बड़ा बैकबोन क्या है, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ,
कोई भी कौम बाकी रहती है अपने इल्मी सरमाइए के साथ। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खासकर छठे इमाम ने जो सबसे बड़ा फोकस किया वो ये कि कौम को इस मकतब के इल्मी सरमाए को बाकी रखे। मौलाना साहब, जनाब मिर्ज़ा अस्करी साहब बयान कर रहे हैं माह शव्वाल की और बहुत सारी मुनासिबतें हैं, हम उनके जानिब इशारा करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि वक्त बहुत महदूद होता है तो आपकी बातों से जो मैं समझा हमारे हुसैनी चैनल के नाज़रीन को हम बयान करना चाहते हैं। यानी 3 लफ्ज़ों में अगर किसी इल्मी शख्सियत और उसकी कारकर्दगी और नुमाया कामों को अगर हम समझना चाहें तो शायद 3 चीज़ों की तरफ आपकी बातों से मैं समझा हमको फोकस करना चाहिए कि उनके असातीद कौन हैं, जैसे आपने फरमाया इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से लेके फिर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। दूसरी बात इल्मी शख्सियत के आसार क्या हैं, लिहाजा जैसे आपने कहा कालल बाक़िर काला सादिक 9000 स्कॉलर्स बैक वक्त उनकी बातों पे डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम देखते हैं तौहीद मुफज्जल जैसे जो तौहीद के ऊपर इतनी अजीम किताब चैलेंज है कि दुनिया में किसी भी इस्लामी मजहब के पास नहीं है जो तौहीद मुफज्जल का जवाब ला सके, जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तालीम दी अपने शागिर्द को। और तीसरी बात जहां तक मैं समझा कि जो भी साहिब इल्म है उसको पहचानने के लिए ये देखते हैं कि उनके शागिर्द कौन कौन है। तो आपने बेहतरीन अंदाज से बयान किया कि 4000 से 4500 शागिर्द और वो भी नुमाया जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के इमाम हैं, जैसे आपने इशारा फरमाया इमाम अबू हनीफा। बहुत अच्छा नुक्ते की जानिब इशारा किया, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है मैं 2-3 सवालात और भी करना चाहता था। हजरत अमीर हमजा अलैहिस्सलाम की शहादत भी है और जिनको सैयदुल शुहदा करबला से पहले कहा जाता था या असदुर रसूल कहा जाता था या मुख्तलिफ, या हजरत शाह अब्दुल अजीम की वफात भी इसी महीने में है। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को मुख्तसर करते हुए, जो चूंकि बहुत कम टाइम हमारे पास है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सरजमीन मगरबी बंगाल में मुतवल्लिद हुए और इल्मी सफ़र तय करते हुए आज खलीज के एक खूबसूरत मुल्क यानी कुवैत की सरजमीन पे हैं। सरजमीन हिंदुस्तान जो अजीम मुल्क है, बहुत ही वसी मुल्क है और तमद्दुन के लिहाज से, सिविलाइजेशन के लिहाज से बहुत कदीमी है और मुख्तलिफ अक़वाम हैं और मुख्तलिफ गोइश के बोलने वाले लोग हैं। तो सरजमीन हिंदुस्तान के इमामिया मकतब के लिए या हत्ता के दूसरे हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के लिए आपने क्या खिदमात अंजाम दी है? बहरहाल मेरा वजूद तो बहुत मुख्तसर है, मैं इस वादी में जितनी भी खिदमात कही जाए वो कम है। मैं अगर आप इजाज़त दें जी तो मैं इस बात को कनेक्ट करने के लिए अपनी पिछली बात से इसको जोड़ दूँ और फिर उसके बाद इसका जवाब दूँ आपकी खिदमत में। देखिए, अभी जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में और नाज़रीन इसकी तरफ मुतवज्जे हुए, क्योंकि कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, कि देखिए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जिन अफराद की तरबियत की थी, तरबियत करने के बाद उनको अपने घर में नहीं रखा या उनके घर में बाकी नहीं रखा, बल्कि उनको लीड करने के लिए सोसाइटी की लीडरशिप के लिए अलग अलग इलाके में भेजा। किसी को बसरा भेजा, किसी को कूफे भेजा, किसी को कहीं भेजा। और ये इल्मी शख्सियात जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर मुआशरे की तरबियती और इल्मी अखलाक़ी जो है वो परवरिश का जो है वो सामान फराहम करते थे। बहरहाल हम तालिब इल्म जो है जितने भी मुख्तलिफ़ पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ तकरीबन 12,000 से ज़्यादा उलमा पाए जाते हैं कम अज़ कम, और कई हज़ार की तादाद में तालिब इल्म पाए जाते हैं। हमारे आदाद व शुमार उन इस बड़ी तादाद में मेरा एक वजूद बहुत मुख्तसर सा है। और बहरहाल मुख्तलिफ़ मयादीन में मेरा जो एक ऑब्जेक्ट, हर इंसान के अंदर एक जज्बा होता है, हमारे अंदर भी बहरहाल एक जज्बा है और अल्लाह की दुआ बारगाह में दुआ है कि खुदाया हमारे इस जज्बे को जो है वो, और जो हमारे जहन में ताबीरें हैं उनको, जो ख़यालात और तसव्वुरात हैं उनको अमली ताबीर अता करें। देखिए बहरहाल आज के ज़माने में एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर, ये किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी की पेशरफ्त के लिए ये 3 बैकबोन है। कौम अगर तालीम के मैदान में पीछे है तो वो उसका असर बिल्कुल बेअसर हो जाएगी, अपना वजूद बचा नहीं सकती। कौम अगर हेल्थ के मैदान में जो है वो मुल्कों का एजेंडा होता है
गवर्नमेंट्स को अपनी 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 आवाम को ये 3 चीज़ें बेसिक नीड्स हैं जो प्रोग्राम करनी होती, हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर, ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, सेहत उनकी अच्छी रहे और तालीम के मैदान में आगे बढ़ें ताकि मुल्क को तरक्की मिल सके। हमारे कौम की भी एक बुनियादी ज़रूरत है आज कौमी एतबार से। बहरहाल हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा बहुत माजरत के साथ। मैं ये अपने बुज़ुर्गों, अपने भाइयों से भी कह रहा हूँ, अपने बच्चों से कह रहा हूँ, बहुत सी ऐसी कौमें आज दुनिया में मिसाल बनी हुई हैं जिन्होंने रोटी कम खाई है लेकिन तालीम के मैदान में ख़ुद को खूब आगे बढ़ाया। हमारे इस लखनऊ में अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आलल्लाह मकामो, जनाब डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक साहब ने एक मिसाल कायम की। वो घर कि जहाँ बच्चों के पास सुबह नाश्ते और चाय के बाद बस मुड्ढों पे बैठ के उनका काम था और आगे नहीं बढ़ सकते थे, जो सकाफ़ती इल्मी एतबार से बहुत पीछे थे। ऐसे हज़ारों की तादाद में बच्चों को, उनको नहीं और भी दूसरों को। अलबत्ता मैं ऐसा करता चलूँ, मुड्ढे पे बैठना कोई हराम काम नहीं है बल्कि हलाल रोज़ी है, एक बेहतरीन काम है। उस वक्त की एक आमदनी का ज़रिया था, वो आज भी वो एक बड़ा ज़रिया आमदनी का, बहुत अच्छा काम था। लेकिन एक मुश्किल ये थी कि ऐसे लोग अपने बच्चों की तालीम से अफोर्ड नहीं कर पाते थे या मुतवज्जे नहीं थे। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने, मरहूम ने, आलल्लाह मकामों ने ऐसी तहरीक चलाई कि इनके बुज़ुर्गों को समझाया और वो समझे भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ की तस्वीर एक मुख्तलिफ तस्वीर है। आज हर घर से बच्चे तकरीबन औसत अगर निकालें, अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, औसत निकालें। मैं एक लखनऊ की मिसाल दे रहा हूँ, मैं बंगाल की मिसाल, चूँकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं अपने वक्त को कंक्लूड कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो मेरा जो एजेंडा है ज़ाती तौर पे, सबसे पहले तालीम के एजेंडे में, तालीम के मैदान में गर्ल्स को और शोबे बनात हमारे यहाँ मतरूक शोबा है। मैंने अभी 2 स्कूल हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर ये मगरबी बंगाल में। अच्छा, ठीक है। यानी उस स्कूल की इमारत मैंने तैयार नहीं की बल्कि मौजूदा स्कूल को मैंने टेक ओवर किया। दोनों स्कूल, एक मगरबी बंगाल कलकत्ते में मटिया बुर्ज में जो बहुत मारूफ स्कूल है, 100 से ज़्यादा साल पुरानी उसकी खिदमत है, शमसिया ज़नाना मदरसा, माशाअल्लाह, आज उसको टेक ओवर किया मैंने। उसके बाद आपके बंगाल में अल मुस्तफ़ा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसको क्या नाम है, देही इलाक़ों में। उसके बाद मेरा एक ऑब्जेक्टिव है हमारी लड़कियां, एक पैगाम है, मैं अपने बुज़ुर्गों से और हुसैनी चैनल के शुक्रिया के साथ मैं चाहूँगा कि ये बात पे फोकस किया जाए। आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी बुनियादी वजह हमारे मुआशरे में स्किल्ड फीमेल केडर्स का और मजमूए का ना होना है। अब आज हमारे पास स्किल्ड लड़कियां नहीं। मिसाल देता हूँ, एक सबसे बड़ा अजाब जो हमारे यहाँ है, शादियों में मेल कैमरामैन्स का होना। तो हमारे पास फीमेल कैमरामैन प्रोफेशनल्स नहीं हैं। मैंने एक सेंटर अभी यहाँ बनाया है लखनऊ में और इरादा है मुख्तलिफ हिंदुस्तान के शोबों में, एक फ़िक्र भी दे रहा हूँ, दूसरा भी अगर कायम कर सके तो कर ले। मैंने अभी इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स से शुरू किया है और आगे इसको फ़ोटोग्राफ़ी और जो है वो फिल्म बरदारी की महारत तक लेकर जाऊंगा। ख़ास लड़कियों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन और उनको फ़ोटोग्राफ़ी सिखाना। अगर हमारी कौम की, अभी मैंने ये शुरू नहीं किया है, जब तक बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन ना हो जाए, उनको ग्राफिक एडिटिंग मिक्सिंग ना आ जाए, हम उस वक्त तक आगे नहीं जाएंगे। अगर हमारे कौम की तकरीबन हर साल हमारे 20 लड़कियों का टारगेट है, अगर 20 लड़कियां तैयार हो जाती हैं 5 साल में, हमारे पास 100 एक्सपर्ट्स हैं फोटोग्राफी के। लखनऊ में अगर हम मान लें 4 लाख की आबादी है एमशीओ की, ठीक है, तो कम से कम एक दिन में 10, 20, 50 इवेंट्स तो होते ही होंगे। मजलिस, महफिल, शादी, मंगनी, निकाह, वलीमा, XYZ, और इनमें से 5 से 10 इवेंट्स में फ़ोटोग्राफ़ी चलती है, जिनमें मेजॉरिटी जो होती है, हत्ता ख़वातीन के जो मखसूस प्रोग्राम होते हैं उसमें प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन शादियों में तो एक आम सी बात हो गई, दुल्हन को दूल्हा से पहले जो है वो फ़ोटोग्राफ़र देखता है। एक अज़ाब है, ये हराम है जो है वो शादियों में जो औरतों के दरमियान मेल फोटोग्राफर्स का जाना, यानी बेहिजाबी जायज़ नहीं है। लेकिन वो एक्सक्यूज़ देते हैं जो एक्सक्यूज़ वैलिड नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक्सक्यूज़, मौलाना साहब क्या करें, हमारे पास नहीं है। खूब अगर हमारी कौम के अंदर हमारी लड़कियां अगर फोटोग्राफर्स के उन्मान से तैयार हो जाएं तो कितने, उनका रिस्क भी है, काम भी है, और एक मुआशरे का बड़ा गुनाह ख़त्म हो जाएगा।
मेरा हिजाब में रहकर ये सब काम कर सकती है। बिल्कुल। मेरा फ्यूचर प्लान ये है, हिजाब जो है कभी भी काम के लिए रुकावट नहीं है। रुकावट नहीं है। दुनिया में है बहुत से ऐसे फीमेल फोटोग्राफर्स मुख्तलिफ मुल्कों में कि जो अपने हिजाब में बाकायदा प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। आपका जो ये इदारा है क्या सिर्फ इसमें शिया बच्चे ही तरबियत पाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ शियों की कैद नहीं है, लेकिन शियों पे हमारी तवज्जो ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी कौमों के लिए माशाल्लाह बहुत से लोग काम कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि काम इतने ज़्यादा है हम उनको कवर नहीं कर पा रहे हैं जी। इनमें से हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, इंशाल्लाह हमारा इरादा यहीं, इदारा यहाँ एक अभी इदारा है, इंशाल्लाह आगे दूसरे शहरों में भी, जहाँ यहाँ से मतलब कहाँ पर है? यहाँ रुस्तम नगर में, लखनऊ में ज़ैनबिया स्किल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, और वहीं एक पॉलीक्लिनिक भी है, ABH केयर सेंटर, अब बेटर हेल्थ केयर सेंटर, जिसमें जो वहाँ इलाज होता है। मेरा शिआर ये है कि हमें ना किसी का खून चूसना है, ना ही अपना खून पिलाना है। सुभान अल्लाह। हमने वहाँ चैरिटेबल वो हेल्थ क्लिनिक नहीं है, वो सब्सिडाइज हेल्थ क्लिनिक है, यानी कम पैसों में मुनासिब इलाज, यानी कम से मुराद बहुत ही ये आप कोयत में रहते हुए ये कर रहे हैं? यहाँ बहरहाल अब यानी ये कोई चैरिटेबल संस्था नहीं है या कहीं से किसी की माली इमदाद के सबब ये नहीं बना है। बहरहाल हमारे पास जो इम्कानात पर्सनल थे, मैंने उन इम्कानात के तहत वहाँ एक पॉलीक्लिनिक चलाया, ठीक है, और इस जज्बे के साथ कि अभी हम इसको चला रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा जो है वो ये तरक्की करेगा। और वहाँ इलाके के लोग अभी भी मुख्तसर पैमाने पे सही आहिस्ता आहिस्ता, अभी 8 ही महीने इस क्लिनिक को हुए हैं, हेल्थ क्लिनिक को, तो वहाँ लोग आते हैं, मुस्तफ़ीज़ होता है। हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, हमारे पास स्टाफ है, नर्स, हमारे पास 5 बेड है। डॉक्टर्स मेल हैं कि फीमेल है? एक फीमेल और एक मेल है। एक जो है वो अमराज निस्वानी के लिए हमने, और खुसूसी मसाइल जो गायनोलॉजिस्ट उनके लिए, और एक मेल डॉक्टर हमने रखे हैं। हमारे पास 5 बेड हैं। अभी डे केयर के लिए हमने अभी 24 घंटे का अस्पताल शुरू नहीं किया, 8 ही महीने हुए हैं। पिछले साल गदीर के महीने में, ज़िलहिज के महीने में मैंने इसका इफ्तिताह कराया था, और उसके बाद हमारा 2nd फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर के बाद 1st फ्लोर जो है वहाँ हमने स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाया, ज़ैनबिया स्किल ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने वजाहत की, हमारे पास अभी तकरीबन अभी तक 3 महीने पहले से ये काम शुरू हुआ है ऑलमोस्ट। हमारे पास 17 स्टूडेंट्स हैं कि जिनको क्लास 6 से लेकर 12 तक हम कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत फ्री में नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम पैसे में। जहाँ लोग मिसाल के तौर पे जितने पैसे लेते हैं उसका 70% हमारे यहाँ डिस्काउंट देके हम बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ टीचर हैं जो बाकायदा हर रोज़ 2 घंटे बच्चों को बाकायदा पूरे वसाइल के साथ पढ़ाती हैं। मुख्तलिफ़ क्लासेस के 17 बच्चे हैं, जिसमें बहरहाल उस इलाके में अच्छी खासी बड़ी तादाद है। रुस्तम नगर में अगर आप जाएं, दरगाह के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में हमारे कौम के बच्चे हैं। तो हमारी गुजारिश भी होगी लोग आए उस बच्चे पे। और सेंटर अभी इतना मारूफ नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता लोग पहचान रहे हैं। अस्पताल के नाम से, मदरसे के नाम से उसका वहाँ तारुफ है। रुस्तम नगर में सिवाई वाली गली में, तो वहाँ 17 बच्चे हैं जो अभी कोचिंग में हैं। तकरीबन 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं, लड़कियाँ हैं 6 से 8 लड़कियाँ कोचिंग में, लड़के लड़की दोनों हैं बच्चे। लेकिन कंप्यूटर जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें सिर्फ लड़कियां। मेरा शायद हजरत इतनी आबादी होने के वजह बावजूद भी हो सकता है गर्मी लगती हो उनको, इसलिए नहीं आते हो सकता है इम्कानात क्या दिया जाता है? नहीं, मैंने देखिए कोशिश की है कि कम से कम जो सहूलियात हैं बेसिक प्रोवाइडेड हूँ। मिसाल के तौर पे हमने वहाँ कूलिंग का इंतज़ाम कर रखा है, AC लगा रखा है क्लिनिक में। ऊपर स्किल सेंटर में भी इंशाल्लाह लग जाएगा। जो भी अब बहरहाल इम्कानात होते हैं, इंसान ग्रेजुअली जो है वो वसाइल फ्राहम करता है। AC में बैठ के पढ़ने का ये है। बच्चे हम तो जिस जमाने में पढ़ते थे पंखा तक स्कूलों में नहीं। बहरहाल हमने कोशिश की बच्चे आए 3 घंटे अगर हमारे पास हैं वो, तो 3 घंटे सुकून के साथ, उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आज टाइम की बहुत कीमत है। हर ज़माने में थी, आज भी है। बच्चे सुकून के साथ पढ़ें। अच्छा, मैं एक बाकायदा एक तनकीदी निगाह है, ये हमारा जो तालीमी सिस्टम है, स्कूल जो हमारा है वो आज बच्चों को सिर्फ सिलेबस कवर कराता है, पढ़ाता नहीं है, जो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जिस इदारे से हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो इदारा हमारा अमली तौर पे फेल हो गया। बहरहाल मैं उस पर तनकीद के वादी में नहीं जाना चाहता हूँ, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इस पर खूब गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जो है प्राइवेट जो ट्यूशन कोचिंग्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल ने अपना काम जो स्कूल को करना था छोड़ दिया। तो बहरहाल हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चे, उनकी मेंटल हेल्थ का ग्रोथ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौम के बच्चों का अगर मेंटल हेल्थ उनका स्ट्रांग रहेगा और इंटेलेक्चुअली वो अगर ग्रो करेंगे तो कौम को तरक्की होगी। कौम से मुराद हमारे सबसे पहले हमारे शिया बच्चे और पूरा मुसलमान, पूरा आलम इस्लाम। हमने कोई मज़हब मिल्लत की, हमारे अतराफ़ में दाईं तरफ हमारे सुन्नी भाई रहते हैं और बाईं तरफ हमारे शिया भाई रहते हैं। पीछे की तरफ सुन्नी शिया रहते हैं सब, वो मुग़ल साहब का इमाम बाड़ा है, उसके सामने नाले के पार बिल्डिंग है, और सामने की तरफ सब सुन्नी रहते हैं।
दरगाह। उनके बच्चे भी आते हैं? उनके बच्चे भी आते हैं। हमने सबके लिए दरवाज़ा खुला रखा है। हमें फ़िरक़ावाराना इख्तिलाफ़ात नहीं करने। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही थी। आपके दरसगाह में हज़ारों की 9,000 साढ़े 4,000 जो भी अदद हम मान लें, कम से कम 4,500 मिनिमम, 4,500 में कम से कम 1 से 2,000 की तादाद में सुन्नी स्कॉलर्स थे जिनमें नामवर जनाब इमाम अबू हनीफा निकले। ऐसे बहुत सारे बड़े नुअमान बिन साबित जी। तो कहने का मकसद ये कि हमने ऐसी कोई कैद नहीं रखी। हम चाहते हैं इस मुल्क में मुसलमान तरक्की करें। आगा चूँकि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, लिहाजा मैं हुसैनी चैनल के नाजरीन को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये बड़ा प्यारा मुल्क, खूबसूरत मुल्क, सरज़मीन हिंदुस्तान पे एजुकेशन पे, हेल्थ पे या जो सोशल वर्क है इस पे अगर कोई काम करता है, ना कोई बाधा है ना कोई माने हैं, बल्कि हुकूमत एजाज़ भी देता है, शाबाशी भी देता है और सहयोग भी करता है। लिहाजा ऐसे उमूर जो आप यहाँ अंजाम दे रहे हैं, इन तमाम कामों के लिए आपको किसी ने मजबूर नहीं किया था, लेकिन ये आपको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के समाज से, मुस्लिम समाज से मोहब्बत है कि जिसकी वजह से आप कर रहे हैं। लिहाजा मैं आखिरी एक सवाल करना चाहता हूं हुसैनी चैनल के नाजरीन के लिए कि हमारे समाज की आइंदा तरक्की के लिए आप एक शब्द में, एक जुमले में क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़रूर अर्ज़ करूँ, मैं भी अपनी जानिब से हुसैनी चैनल और इस मुल्क के एक पोटेंशियल का जिक्र शुक्रिया के साथ जिक्र करता चलूँ कि इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल पाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम तालीम और कल्चरल डेवलपमेंट की राह में खिदमत करें, हमारा तो काम बहुत मुख्तसर सा है, बड़ी बड़ी शख्सियात काम खिदमत अंजाम दे रही हैं, तो जो भी काम करता है उसको सराहा जाता है और इंशाअल्लाह कौम व मिल्लत की तरक्की के लिए, ख़ासकर मुसलमानों और हत्ता हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, हमारा डोर ओपन है, इवन हिंदू स्टूडेंट्स भी आएँ तो हम उन बच्चों की, क्योंकि मुल्क में अगर मुल्क में चाहे वो हिंदू ग्रो करे या मुसलमान तरक्की करे, मुल्क की तरक्की होती है। तो बहरहाल हमारा दरवाज़ा ओपन है, हम सबके लिए हम सारी खिदमत अंजाम देते हैं। हमने कभी इस तरह का कोई भी मजहबी कोई हमारे यहाँ नहीं। हमारा जो है हम ये नहीं कहेंगे कि हम सेक्युलर है, हमारा मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा मजहब से ताल्लुक़ है और हमारा मजहब सबके इस्तकबाल की दावत देता है। आप मजहबी रहनुमा हैं, जिसको दुनिया में लोग सेक्युलर कहते हैं, मैं उसी फिक्र को मजहब का रंग देना चाहता हूँ कि हमारा मजहब कहता है कि तुम सबको गले लगाओ सबकी तरह। बहरहाल तालीम के मैदान में जो है हमारी कौम का तरक्की करना बहुत ज़रूरी है और मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ इंशाअल्लाह। और हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ हमारे दोस्त हैं और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो हमारी संस्था है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पे लोग, हम छोटे लेवल पे हमारी जो अपनी ज़ाती आमदनियाँ होती हैं, हमारे दोस्त अहबाब जो हमारा ट्रस्ट है बाकायदा, उसके इमाम मेहदी ट्रस्ट के नाम से IMT, उसके हमारे जो मेंबर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की और जो अवामी मदद यहाँ होती है, हमारे पास सरकारी बाकायदा हमारा ITR जाता है और जो है वो बाकायदा जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारा इरादा ये है कि कौम तालीम के मैदान में, ख़ासकर हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, मैं सबसे ज़्यादा फोकस उन पे कर रहा हूँ कि हमारी बच्चियाँ अलग अलग शोबों में स्किल्ड हों वो और अपने दीनी और क्या नाम है हिजाब के दायरे में खुलकर अपने मुख्तलिफ़ मैदान में खिदमत अंजाम दें। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है हेल्थ में मैं अपनी आज इस पॉलीक्लिनिक को एक बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तक लेकर जाऊँ और एजुकेशन के बाब में अल्लाह मुझे हयात दे और सेहत दे इंशाअल्लाह। और तमाम हमारे उन दोस्त अहबाब को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक मुख्तसर से प्राइमरी स्कूल से मैं उसे एक मुख्तलिफ एक बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको तब्दील कर सकूँ इंशाअल्लाह। और ख़ास कर देखिए, बहरहाल को एजुकेशन के लिए बहुत सारे अहतमाम हैं, मैं अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए मेरा एक टारगेट है जिसको मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपनी कद्द मद के साथ इसको अचीव करूँ और उम्मीद भी है अल्लाह हमारी इस राह में मदद करेगा इंशाअल्लाह। मैं बहरहाल आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने चंद लम्हे हमें कुछ बोलने का मौका दिया और बहरहाल हुसैनी चैनल का भी और इनकी पूरी टीम का अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और यकीनन इनकी बातें जो हम मुख्तलिफ़ मुल्क में, शहरों में और हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इनका पैगाम जो पहुँचता है वो बहुत ही कारआमद और मुफीद है। अल्लाह इनकी इस खिदमत को और इनकी पूरी टीम को मज़ीद तौफ़ीक़ात दे और ये दीन और इंसानियत और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम और तालीमात रसूल अकरम और तालीमात कुरान की तरवीज में एक बेहतरीन कदम हो।
प्यारे नाजरीन, हुसैनी चैनल के दर्शक, आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मिर्ज़ा अस्करी हुसैन साहब। आप 6 लैंग्वेज के माहिर हैं, बंगाली, उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, और आप न सिर्फ ज़बानदां हैं बल्कि आपने किताबें भी लिखी हैं। आप बेहतरीन मुकर्रिर हैं, स्पीच देते हैं और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के ये नुमाया अफराद में से हैं कि जो मुतअद्दिद मुल्कों में खिदमत करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं और मज़हब का नाम रोशन करते हैं। लिहाजा आज हमने उनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाअल्लाह फिर भी हम आपको दावत देते हैं, कभी भी कुवैत से जब आप सफ़र करें तो आएँ और हमारे जवानों के लिए कोई बात कहें। और मैं चाहता हूं कि उलमा एंटीक बातें करें और आज के दौर में जो ज़रूरी बातें हैं वो हमारे जवानों के लिए पेश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और हुसैनी चैनल की पूरी टीम जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंशाअल्लाह मजहब तशय्यो हर मजहब के मजलूम लोगों के साथ है और सरजमीन हिंदुस्तान में अपने खिदमात के लिए हमेशा कोशा ये मजहब रहता है। लिहाजा जहाँ भी हो, जिस जगह पर भी हो, जिस खित्ते में हो, जिस जबान के लोगों के दरमियान में हमें पहुँचना हो, हमारी आवाज़ पहुँचे खुदा करे और वहाँ के लोग इल्म के मैदान में आए और हर इंसान आगे बढ़े और तरक्की करे और मानवता का प्रचार भी करे। यही हम इजाज़त चाहते हैं। वस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुसैनी चैनल और तमाम टीम का, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहरहाल हमारी आवाज़ बहुत नहीफ़ है, हमारे काम भी बहुत हक़ीर हैं, लेकिन आपने जो हमें तौफ़ीक़ दी और ये एक मौका फ़राहम किया हमारे लिए कि हम अपने कुछ बातें पेश कर सकें। और यकीनन अगर हम अपने नाज़रीन से भी कहेंगे हमारी बातें अगर मुफीद है तो उस पर गौर करें। ये ज़रूरी नहीं कि सारे काम एक ही शख्स अंजाम दे। बेशक अफ़कार मुंतशिर होती हैं, दूसरे लोग भी इस पर खड़े हों, दूसरे लोग भी इस तहरीक को हाथ जोड़कर मिलकर एक दूसरे के साथ दस्त बदस्त होकर आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह पूरे मुल्क में इस तहरीक को आम होना चाहिए। हम रह ना रहें, हमारी दीनी तहरीक बाकी रहनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।